चारों तरफ तबाही के मंजर इस वक्त नजर आ रहे हैं। लेकिन राजेश, एक बड़ा सवाल बार बार ये है कि मारियोपोल जैसा इलाका अगर वो अपने कब्जे में रूस कर लेता है, इसकी स्थिति आप क्या देखते हैं वहां पर हो इस वक्त के जो हालात हैं उसको देखते हुए? कब तक उस पर कब्जा हो सकता है या किस तरीके की वहां स्ट्रैटेजी में रूस हमले कर रहा है, उस पर जानकारी दीजिएगा। और ये मारियोपोल को अपने कब्जे में करने के पीछे रूस की क्या स्ट्रैटेजी है? देखिए, मारियोपोल में पिछले 9 दिन से सीज है। चारों तरफ से रूसी फौजियों को घेर रखा है। उसके अंदर ना इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, ना गैस जा रही है, ना पानी जा रहा है, ना सप्लाई जा रही है। और वहां घमासान पिछले 7-8 दिन से चल रहा है। 2 दिन पहले रूसी फौज का लगभग 90% शहर पर कब्जा हो चुका है। जो वहां मेजर लड़ाई है वो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। अभी जो लड़ाई है वो एक तरह की गुरिल्ला वॉरफेयर चल रहा है कुछ पॉकेट्स में, जहां अभी भी जो यूक्रेन सेना के कुछ जवान डटे हुए हैं और कुछ मिलिशिया जो अजोव बटालियन के मिलिशिया हैं, उन्होंने अभी भी पोजीशंस ले रखी हैं। और इसलिए ये लड़ाई जो है अभी वो कन्वेंशनल लड़ाई लगभग खत्म हो चुकी है वहां पे। अभी गुरिल्ला वॉरफेयर का इसने एक रूप ले लिया है और वो घर से घर, गली से गली की लड़ाई चल रही है कुछ इलाकों में, कुछ पॉकेट्स में मरियापुल शहर के। अदरवाइज लगभग पूरा मरियापुल शहर इस वक्त रूस के कब्जे में है। ये दूसरी खबर आ रही है, रूस ने कुछ वहां अपने नेवल जहाज भी, जो सी ऑफ अजोव है जिसके तट पर यह शहर बसा हुआ है, वहां उस हमने कुछ जहाज मूव किए हैं, नेवल जहाज, जिनके अंदर मिलिट्री पर्सनल है, नेवी के जो है सैनिक हैं। वहां से भी कुछ फायरिंग हुई है और वहां से भी जो है सी से वो अपने सैनिक ने उन्होंने मारियोपोल में उतारा है। ये लड़ाई वहां लगभग जो है कन्वेंशनल लड़ाई खत्म हो चुकी है। वहां पे सिर्फ गुरिल्ला वॉरफेयर कुछ हद तक वहां चल रहा है इस वक्त। और देखिए, भौगोलिक रूप से मारियोपोल जो है वो बहुत ही छोटा सा शहर है और यहाँ क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद ये रूस के लिए काफी अहम हो जाएगा। जिस तरीके से राजेश बता रहे हैं कि यहाँ की स्थिति कुछ ऐसी है, चारों तरफ से घेर लिया गया है, हमले लगातार हो रहे हैं और एक तरीके से कहे तो कब्जा ही है, लेकिन उसको पूरी तरीके से अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश रूस की तरफ से जरूर होगी। लेकिन गौरव सावंत हमारे साथ इस वक्त पोलैंड से मौजूद है। और गौरव, जहां एक तरफ ये युद्ध जमीन पर चल रहा है, दोहरी लड़ाई यूक्रेन लड़ रहा है, अपने लोगों को जहां बचाना है, सुरक्षित रखना है, वहीं दूसरी तरफ युद्ध में भी माकूल जवाब देना है। लेकिन दूसरी तरफ एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि बयानबाजियां बहुत हो रही है, चाहे वो जेलेंस्की हो, चाहे वो जो बाइडेन हो, चाहे वो पुतिन हो। जो बाइडेन पोलैंड पहुंच रहे हैं, उनके पहुंचने से क्या स्थितियां, परिस्थितियां बदलती हुई आपको दिख रही हैं? बाइडेन जब यहां पहुंचेंगे तो उनका एक लक्ष्य है, एक जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पोलैंड दे रहा है, 2 मिलियन से ज्यादा यानी 20 लाख से ज्यादा शरणार्थी इस समय पोलैंड में मौजूद है जो यूक्रेन से आए हैं। उनकी संख्या और बढ़ने की उम्मीद है आने वाले दिनों में। तो उनकी कोशिश यही है कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जो पोलैंड को दिया जा रहा है और जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पोलैंड यूक्रेन के नागरिकों को दे रहा है, उनकी पीठ थपथपाई जाए, पहली बात। और दूसरी बात, पोलैंड जैसे जो नेटो सदस्य देश है उनका मनोबल बढ़ाया जाए, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा इस समय डर भी है और खतरा भी है कि अगला बड़ा हमला अगर रूस यूक्रेन पर करने में सफल होता है तो उसके बाद पोलैंड और बाकी देश भी उसके निशाने पर आ जाएंगे। और पोलैंड को इस बात से बहुत निराशा है और डर है इस समय कि रूस की सेना उसकी सीमा तक पहुंचने वाली है। जो बड़े हमले हुए हैं लेविव और आसपास, वो पोलैंड की सीमा से महज 10-15 किलोमीटर दूर हुए हैं। तो एक खतरा पोलैंड पर लगातार मंडरा रहा है। लेकिन जो आपने दूसरी बात का जिक्र किया था, चेचन लड़ाकों का, जो इस समय यूक्रेन के अलग अलग शहरों में लड़ रहे हैं, ये लड़ाई का एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है, क्योंकि ये जो चेचन लड़ाके हैं ये गिरिल्ला वॉरफेयर में बहुत ही पारंगत है। जो चेक पॉइंट्स और चेक पोस्ट कीव की सेना या यूक्रेन की सेना ने अलग अलग जगह लगाए हैं, उनको ध्वस्त करने में, पीछे से वार करने में और फिर यूक्रेन को एक तरह से घुटनों पर झुकाने में इस तरह के लड़ाके, चाहे वो चेचन गिरिल्लास हो, चाहे वैगनर फोर्सेस हो, इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है आने वाले दिनों में। ये इसके बारे में हम लोग जब कीव में थे तब भी चर्चा करते थे और अब इनके ऑपरेशंस दिखने लगे हैं जमीन पर।